गुड मॉर्निंग क्लास 12, गुड इवनिंग, है ना। देखो, बहुत छुट्टी मनाया है ना, घर पे पढ़ाई तो किया नहीं ज़रा सा भी। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अब थोड़ा सा पढ़ाई किया जाए। नहीं, अच्छा, अगर पढ़ाई नहीं करेगा तो क्या होगा? सिलेबस छूट जाएगा। एग्ज़ाम होगा तो अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाएगा, अच्छे से प्रिपेयर नहीं करेगा तो अच्छा मार्क्स नहीं आ पाएगा, अच्छा मार्क्स नहीं आएगा तो अच्छा कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा। तो कोरोना से जितना तकलीफ़ हुआ है ना, वो मार्क्स नहीं आने से क्या होगा, उससे ज़्यादा तकलीफ़ होगा। तो अब हम लोग शुरू करेंगे अपना जहाँ से छोड़ा था हमने, ठीक है। अब आगे वहाँ से हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो समझो कि क्लास 11th में हम लोगों ने BST में क्या पढ़ा? क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज़ में हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने देखा कि बिजनेस को स्टार्ट कैसे करते हैं। तो हमारा बेसिक क्वेश्चन का आंसर क्या मिला? हाउ टू स्टार्ट बिजनेस, ठीक है। हम लोगों ने देखा कि बिजनेस को शुरू कैसे करते हैं, ठीक है। क्लास 12th में क्या होगा? क्लास 12th में हमको देखना है बिजनेस स्टडी के अंदर हाउ टू रन बिजनेस, बिजनेस को रन कैसे करते हैं, ठीक है। तो बिजनेस को रन कैसे करते हैं, तो ये चीज़ हम लोग क्लास 12th के अंदर थॉरोली पढ़ेंगे। और एक चीज़ और याद रखो, जो क्लास 12th में हम लोग कवर करने जा रहे हैं, या क्लास 12th में जो भी हम कवर करेंगे वो हमारे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों जगह इसका रिक्वायरमेंट होगा। इवन जब तुम पोस्ट ग्रेजुएशन के आगे PhD वगैरह भी करोगे ना, तो ये सारे टॉपिक्स तुमको बहुत ही बड़े ब्रॉडर फॉर्म में पढ़ने होंगे, ठीक है। सो क्लास 12th में हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं BST का, वो क्या है, वो एक बेसिक है। और उसके आगे जो भी चीज़ें अब जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे, इसी का बस ब्रॉडर फॉर्म पढ़ेंगे, रहेगा यही चीज़, बस इसका एक ब्रॉडर रूप आ जाएगा। तो ये तो हो गया कि क्लास 12th में कवर क्या करना है। तो क्लास 12th में हमको हाउ टू रन बिजनेस शुरू करना है। मतलब बिजनेस तो मेरा स्टार्ट हो गया है, अब उसको रन कैसे करना है। सिलेबस डिस्कस करने से पहले दो चीज़ मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा, या क्वेश्चन आएगा कैसे, या क्वेश्चन आता कैसे है, ठीक है। बिजनेस स्टडीज़ सबसे इजी सब्जेक्ट है पूरे कॉमर्स का। पहला क्या है? सबसे इजी है। दूसरा, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग भी है। यहाँ पे 90+ स्कोर करना बहुत इजी है ना। 90+ स्कोर जब चाहेंगे आप बिल्कुल आराम से कर लेंगे। अच्छा, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स के अंदर अनसर्टेनिटी है, आएगा या नहीं आएगा, है ना। हिट हो सकता है, हिट एंड ट्रायल, आप समझते हैं ना। अगर बात लगी तो अच्छा नंबर, नहीं लगा तो फेल भी हो सकते हैं या कम स्कोर करेंगे। लेकिन बिजनेस स्टडीज़ के अंदर क्या है, 90% बड़े आराम से आपको आ सकता है। तो अब देखते हैं कि पैटर्न क्या है क्वेश्चन का, फिर हम लोग सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो देखो, पैटर्न क्या है बिजनेस स्टडी में, दो तरह से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन कैसे आएगा बिजनेस स्टडी में क्लास 12th में? दो तरह से। कैसे? तो पहला जो टाइप होगा, द फर्स्ट वन इज डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन। जो सेकंड होगा दैट इज केस स्टडी। दो तरीके से आएगा। कैसे आएगा? एक आएगा डायरेक्ट क्वेश्चन और दूसरा आएगा केस स्टडी। तो सर, डायरेक्ट क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा? तो बोलता है डायरेक्ट क्वेश्चन 30% आएगा और केस स्टडी 70% आएगा। समझ गए? सो 30% क्या आने वाला है हमारा? डायरेक्ट क्वेश्चन, लाइक व्हाट इज मैनेजमेंट, व्हाट इज प्लानिंग, है ना, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ प्लानिंग। क्लियर है? फिर व्हाट इज कोपरा, ये सब आगे जाके हम पढ़ेंगे। जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ वो सब हमारा सिलेबस का पार्ट है और ये सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, टाइप ऑफ प्लानिंग कितने प्रकार का होता है, तो ये सारा चीज़ हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर। केस स्टडी क्या होगा? देखो, केस स्टडी को बनाने के लिए केस स्टडी आप इतने आराम से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि केस स्टडी रिक्वायर्स थॉरो स्टडी। अगर आप थॉरोली नहीं पढ़ के जाएंगे तो केस स्टडी कभी सॉल्व नहीं होगा आपका, ठीक है। सो आपको हमेशा अपने टॉपिक्स के ऊपर कमांड होना चाहिए। जो भी टॉपिक्स हैं उन सब के ऊपर बड़े अच्छे से आपको कमांड करना होगा। और
वो कौन कराएगा? मैं हूँ। मैं एकदम आराम से आपको वो सारे टॉपिक्स अच्छे से कवर अप करवा दूंगा, ठीक है। तो केस स्टडी में क्वेश्चंस कैसे आएंगे? तो केस स्टडी में क्या होता है, एक केस दिया रहेगा, एक पैराग्राफ वाइज केस लिखा रहेगा और उसको उस पैराग्राफ को पढ़ के यू हैव टू एनालाइज कि आंसर क्या होगा। तो उस पैराग्राफ को पढ़ने से आपको रियलाइज़ होगा कि ये क्वेश्चन प्लानिंग का है, ये क्वेश्चन ऑर्गेनाइजिंग का है, ये क्वेश्चन डायरेक्टिंग का है। एंड इफ क्वेश्चन इज फ्रॉम ऑर्गेनाइजिंग तो ऑर्गेनाइजिंग के हिसाब से आंसर करेंगे, इफ क्वेश्चन इज फ्रॉम डायरेक्टिंग तो आप डायरेक्टिंग के हिसाब से करेंगे। ये तो सीबीएसई का मैंने आपको बताया। जो लोग बिहार बोर्ड से हैं या झारखंड बोर्ड से हैं या किसी अदर बोर्ड से, उनका क्या होता है, उनके यहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के साथ साथ डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, बट केस स्टडी एक भी नहीं होता है उनके क्वेश्चंस में। जरा सा भी एक भी केस स्टडी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन सीबीएसई के अंदर आपको 70% केस स्टडी, ये लास्ट 3-4 ईयर से मैक्सिमम फोकस केस पे किया गया है, केस स्टडी के ऊपर। अच्छा, 70% केस स्टडी, 30% डायरेक्ट क्वेश्चन और एक न्यूमेरिकल भी होगा। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बीएसटी से आएगा। अब समझिए, टोटल जो क्वेश्चंस आपको, टोटल जो चैप्टर्स आपको पढ़ना है बीएसटी के अंदर, वो टोटल, यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में बड़े अच्छे से आगे होगी। क्या 11th में हमने पढ़ा बिजनेस को शुरू कैसे करते हैं, 12th में हम पढ़ेंगे बिजनेस को रन कैसे करते हैं। 12th क्लास में जो भी आप पढ़ेंगे उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव ब्रॉडर है। आपको वो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इवन पीएचडी में भी ज़रूरत पड़ने वाला है। क्लियर है? अभी 12th में सिलेबस हम लोग आगे देखेंगे। स्कोर कैसे आप करेंगे, तो 2 तरह से क्वेश्चन आते हैं, एक डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा 30% और 70% केस स्टडी के फॉर्म में आएगा। क्लियर है? अब हम लोग देखेंगे एक एक करके हमारा सिलेबस क्या बोलता है। सो क्लास 12th के अंदर सीबीएसई में 2 बुक है, ठीक है। मैं एक एक करके आपके साथ सारा बुक डिस्कस कर लेता हूँ। बुक 1 है और बुक नंबर 2 है, ठीक है। सो बुक 1 consists of 8 different chapters। बुक 1 में कितने चैप्टर्स हैं? 8 चैप्टर्स हैं, या कह सकते हैं आप 8 यूनिट हैं। बुक 2 के अंदर क्या होता है? बुक 2 के अंदर 4 यूनिट्स हैं, या फिर आप कह लीजिए 4 चैप्टर्स हैं, ठीक है। मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है? तो बोलता है कि बुक नंबर 1 के अंदर से ये जो 8 चैप्टर हैं, यहाँ से आपको 50 मार्क्स आएगा। और ये जो बुक नंबर 2 है, इससे आपको 30 मार्क्स आएगा। तो बुक नंबर 1 कितना मार्क्स देगा? 50 मार्क्स। और बुक नंबर 2 कितना देगा? 30 मार्क्स। तो एक एक करके वो देखेंगे हमको कि बुक नंबर 1 में ऐसा क्या पढ़ना है और बुक नंबर 2 के अंदर क्या पढ़ना है। आप इस बात के लिए एकदम निश्चिंत हो जाइए कि बुक 1 हो या बुक 2 हो, हम लोग आने वाले समय में पूरा सिलेबस कवर करेंगे। मीन्स टोटल 12 चैप्टर्स हमको कवर अप करना है। मतलब ये 8 चैप्टर यहाँ से आपको कवर कराऊंगा और 4 चैप्टर, तो टोटल कितना हो गया? 80 मार्क्स और 12 चैप्टर्स, 80 नंबर और 12 चैप्टर हमको कवर अप करना है। क्लियर है? अब समझते हैं बुक 1 में जो पहला चैप्टर है हमारा, वो क्या बोलता है? मैंने आपको क्या बताया? बिजनेस को रन कैसे करते हैं। तो बिजनेस को रन करने के लिए एक अच्छे मैनेजमेंट का बड़ा ज़रूरत पड़ने वाला है, एक अच्छे मैनेजर्स का। क्योंकि देखिए, जब आप आगे जाएंगे तो आप क्या बनेंगे? आप बनेंगे मैनेजर, किसी भी कंपनी के बनेंगे ना। हाँ, तो मैनेजर का काम क्या है? टू मैनेज। देखिए, एक स्टूडेंट का काम क्या है? स्टूडेंट क्या करता है? टू मैनेज। क्या मैनेज करता है? टाइम, है ना, शेड्यूल, कब पढ़ाई करना है, कब सोना है, कब खाना है। दिस इज व्हाट टाइम मैनेजमेंट, शेड्यूल मैनेजमेंट, एज वेल एज मनी मैनेजमेंट। आप घर से बाहर रहता है ना, लिमिटेड पैसा मिलता है आपको, तो आपको ध्यान रखना है कि पैसा मेरा खर्च ना हो जाए समय से पहले। सो ये 3 चीज़ कैसे आप मैनेज करते हैं, है ना, करते हैं हम लोग। तो मैनेजर का काम होता है पूरी कंपनी को मैनेज करना, है ना, पूरे कंपनी को क्या करना? मैनेज करना। तो हम इस बुक के अंदर, जो बुक 1 है, उसका जो मेरा पहला चैप्टर है वो क्या है? नेचर एंड सिग्निफिकेंस
ऑफ मैनेजमेंट, ऑफ मैनेजमेंट। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। अभी नेचर मतलब नेचर कैसा होगा मैनेजमेंट का, सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस कैसा होगा, नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होगा मैनेजमेंट का, सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस कैसा होगा। सिग्निफिकेंस का सिनोनिमस वर्ड क्या है, इंपॉर्टेंस। कहाँ मैनेजमेंट का ज़रूरत पड़ने वाला है। देखिए जीवन के हर पार्ट में आपको मैनेजमेंट का इक्वल ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। फ्रॉम वेरी बर्थ, जब से आप बड़े होंगे टिल मरने तक आपको मैनेजमेंट का ज़रूरत पड़ेगा। जो लोग अपने आप को बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं वो क्या होगा, वो जीवन में बहुत सक्सेसफुल होते हैं। तो आपको भी यही पढ़ना है कि एक मैनेजर, जब आप मैनेजर बनेंगे किसी कंपनी में तो आप कैसे उस कंपनी को मैनेज करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि मैनेजर्स क्या होता है, मैनेजर टॉप लेवल आदमी होता है और टॉप लेवल को हमेशा क्या करना पड़ता है, उसके पास अथॉरिटी होता है। उसके पास क्या होता है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। उसके पास दो चीज़ें होती हैं, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी मीन्स डिसीजन लेने का पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स वो जो डिसीजन लिया गया है उसको फुलफिल करने का। आपने सुना है ना कि लीडर्स कौन होते हैं, लीडर्स, देखिए लीडर्स का कई बार मैंने आपको बता दिया है कि लीडर कौन है। लीडर आर पर्सन हु शोज द वे एंड गोज द वे, जो पहले रास्ता दिखाता है और फिर चल के भी बताता है ना। तो मैनेजर कुछ कंपनी का लीडर के फॉर्म में होता है। तो नेचर एंड सिग्निफिकेंस के अंदर हम लोगों को क्या पढ़ना है, मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है। मैनेजमेंट कैसे करते हैं, कैसे प्लान करते हैं, कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, फंक्शंस क्या है मैनेजमेंट के, कोऑर्डिनेशन क्या है, ये सारा चीज़ हम लोगों को चैप्टर नंबर 1 दैट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के अंदर कवर करना है। क्लियर हो गया, ठीक है। देखिए अभी तक जो मैं आपको समझा रहा हूं शायद आपको समझ में आया होगा, नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। सेकंड आता है, फर्स्ट चैप्टर अपना हो गया नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजर, सॉरी मैं ऐसे करके लिख देता हूं, हाँ मैनेजमेंट। सेकंड चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। देखिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में क्या होगा, कुछ रूल्स होंगे, कुछ रेगुलेशंस होंगे और वो रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको जीवन भर फॉलो करना पड़ता है। उसी प्रकार से एक मैनेजर को भी वो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता है। कब, जब वो कंपनी को रन करता है, जब वो बिजनेस को रन करता है तो उसको क्या होता है, उसको कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ता है। इस चैप्टर के अंदर दो बड़े साइंटिस्ट, दो बड़े थ्योरी, दो बड़े लोगों का, साइंटिस्ट का हमको थ्योरी पढ़ना है इसके अंदर। दो बड़े लोग कौन कौन हैं, एक है अपने हेनरी फ्योल। जब तक आप मैनेजमेंट पढ़ेंगे ये आदमी आपको परेशान करता रहेगा। तो फर्स्ट इज हेनरी फ्योल एंड सेकंड बड़े आदमी थे F.W. टेलर। इन दोनों के प्रिंसिपल्स को आपको पढ़ना पड़ेगा। हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं। कितने प्रिंसिपल्स दिए हैं, 14 प्रिंसिपल्स। F.W. टेलर ने क्या किया है, F.W. टेलर ने तो प्रिंसिपल 4 ही दिए हैं एंड 8 टेक्निक्स दे दिया है ना। तो ये 12 आप इसको आप इसको जब जोड़ेंगे तो आप इसको क्या नोटिस करेंगे कि 12 प्रिंसिपल्स आपको पढ़ना है। किसका, F.W. टेलर का और हेनरी फ्योल का। हेनरी फ्योल एंड F.W. टेलर कौन थे, इन दोनों ने बहुत ही छोटे लेवल से, मींस एक मैकेनिक से अपने जीवन को शुरू किया था एंड दे रीच्ड अप टू टॉप लेवल। और उस जो 50-60 साल का उनका एक्सपीरियंस था उनको उन्होंने अपने बुक में लिखा है साइंटिफिक मैनेजमेंट में और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर, और उसको एक्सप्लेन किया है बड़े अच्छे तरीके से कि एक मैनेजर अगर उन सारी चीज़ों को फॉलो करता है तो कैसे वो कंपनी को नेक्स्ट लेवल पे, मींस अगले लेवल पे या सक्सेसफुल अपने बिजनेस को बना सकता है। देखिए क्यों जरूरी है इनके प्रिंसिपल्स को पढ़ना, क्योंकि आगे चल के आप मैनेजर बनेंगे और मैनेजर को ये प्रिंसिपल्स आने चाहिए। और अगर ये प्रिंसिपल्स आते हैं तो मैनेजर को ये क्या हो जाएगा, पीपल्स को, जो लोग काम कर रहे हैं आपकी कंपनी में, उनको आसानी से आप हैंडल कर पाएंगे, इजी हो जाएगा आपके लिए उनको हैंडल कर पाना। सो दीज आर व्हाट 14 + 12 मीन्स टोटल 26 प्रिंसिपल्स आपको पढ़ने। बहुत इजी हैं, डरिए मत, ऐसा नहीं कि 14 प्रिंसिपल्स कैसे याद होगा, एकदम टिप पे आपका मैं बिठा दूंगा, डोंट वरी। 4 प्रिंसिपल्स कैसे याद होगा, और लास्ट में हमको इन दोनों का कंपैरिजन भी पढ़ना है कि कहाँ पे हेनरी फ्योल वॉज करेक्ट और कहाँ पे F.W. टेलर वॉज करेक्ट।
क्लियर है? तो इन दोनों के प्रिंसिपल्स को कहाँ एक दूसरे को कोरिलेट कर रहा है और कहाँ एक दूसरे के अगेंस्ट है, ये भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इसमें। फिर टेक्निक्स के अंदर क्या है, टेक्निक्स के अंदर कैसे हम अपने एम्प्लॉयज़ को हैंडल करें, कैसे हम टाइम स्टडी करें, कैसे हम मोशन स्टडी करें, वो सारा चीज़ हमको इस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर पढ़ना है। थर्ड चैप्टर जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं इनको डिलीट करता हूँ, उसके बाद थर्ड लिखता हूँ आपके लिए। सो थर्ड चैप्टर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट, देखिए बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, कोई भी बिजनेस दो तरह के एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। एक एनवायरनमेंट को बोलते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट और दूसरे एनवायरनमेंट को बोलते हैं हम लोग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। समझ रहे हैं मेरी बात को? सो इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होगा, जो लोग एक कंपनी के अंदर काम करते हैं, दोज आर इंटरनल पीपल, तो वहाँ एनवायरनमेंट कैसा होगा, उन लोगों के बीच में कैसा रिश्ता रहेगा, दिस इज कॉल्ड इंटरनल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या होगा, मेरे बिजनेस के अलावा जो पूरी दुनिया है ना, दैट इज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या होगा, नेताजी, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट। ऐसे आप कंसीडर करिए कि आपने एक पॉलीथीन बिजनेस लगाया, आपने किस चीज़ का बिजनेस लगाया, पॉलीथीन मेकिंग बिजनेस लगाया, और कल सुप्रीम कोर्ट का एक नोटिस आ जाए कि पॉलीथीन भारत में बैन है, दैट इज लीगल एनवायरनमेंट, है ना, सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया आपके पॉलीथीन को, आपके बिजनेस का क्या होगा, आपके बिजनेस को लॉस फेस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो लीगल एनवायरनमेंट से क्या हो गया, लीगल एनवायरनमेंट की वजह से आपका बिजनेस खराब हो गया। तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट पढ़ना है, लीगल एनवायरनमेंट पढ़ना है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट पढ़ना है ना। जब मेरा बिजनेस क्योंकि आजकल एडवांस बिजनेस हो गया ना, आपका बिजनेस, मेरा बिजनेस, किसी का भी बिजनेस किसके ऊपर डिपेंड करता है आज के टाइम पे, आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेस हो गया है। सो अगर आपका टेक्नोलॉजी अच्छा है, एडवांस है, तो क्या होगा, आपके बिजनेस को ग्रो करने में कम समय लगेगा और बहुत कम समय में आप ज़्यादा अच्छा एफिशिएंसी के साथ काम कर पाएंगे। सो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, सो कुछ एनवायरनमेंट के बारे में। फिर भारत में 1991 के बाद एलपीजी आया। ये एलपीजी गैस सिलेंडर नहीं है, दिस इज लिबरलाइजेशन, है ना, प्राइवेटाइजेशन, याद रखिएगा, और ये है ग्लोबलाइजेशन, है ना। लिबरलाइजेशन मीन्स व्हाट, जो नॉर्म्स थे ना भारत सरकार के, उसको ना लिबरेट करना, लूज कर देना, ठीक है। ये मान लीजिए ये मुट्ठी है और ये टाइट करके रखा है मैंने, सो ये क्या है, ये कभी भी टूट सकता है ना, लेकिन मैं जब इसको छोड़ दूं, रिलैक्स कर दूं, तो क्या, दिस इज कॉल्ड लिबरलाइजेशन, खोल देना। सो अपनी इकोनॉमी को हमने खोला तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होगा, जब पहले क्या था अपने देश के अंदर, सिर्फ सरकारी कंपनियां थीं, अब अपने देश के अंदर क्या हो गया है, अब अपने देश के अंदर बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज का भी एंट्रेंस हुआ है, मतलब प्राइवेट कंपनी भी एंटर की है। और लास्ट ग्लोबलाइजेशन, आज के रेट में क्या हो गया है, एक कंपनी सिर्फ एक कन्फाइंड नहीं है, एक जगह तक कन्फाइंड नहीं है, वो अब कहाँ कन्फाइंड हो गई हैं, अब वो पूरे दुनिया में है। मीन्स कोई कंपनी है, लेट्स टॉक अबाउट गूगल। गूगल कहाँ से शुरुआत किया, गूगल स्टार्टेड फ्रॉम यूएसए, नाउ कहाँ है गूगल, गूगल एग्जिस्ट इन 190 कंट्रीज, मतलब गूगल का एग्जिस्टेंस कहाँ है, 190 देश का। किसकी वजह से हुआ है, वो ग्लोबलाइजेशन की वजह से हो पाया है। सो पूरा दुनिया क्या हो गया है, ग्लोबल विलेज हो गया। एक छोटा सा एग्जांपल, जो कोरोना वायरस कहाँ पे आया, कोरोना वायरस आया वुहान में। आज कितने देशों तक फैल गया है, दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ की कोरोना वायरस नहीं है। क्यों ऐसा हो गया, जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। वुहान के लोग बिजनेस के लिए क्या हुआ, पूरे दुनिया में कहीं कहीं गए और क्या हो गया, उससे एक दूसरे को कंटामिनेटेड कर दिया, मतलब एक दूसरे को फैला दिया। सो दिस इज व्हाट ग्लोबलाइजेशन। तो ये हम लोगों को पढ़ना है किसके अंदर, बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर। सो दिस वाज थर्ड चैप्टर। लेट्स टॉक अबाउट ये जो 3 चैप्टर हम और आप पढ़ेंगे, ये 3 चैप्टर कंसिस्ट ऑफ 16 मार्क्स। इससे 16 नंबर का क्वेश्चन आएगा। गॉट इट। फोर्थ इज प्लानिंग। फोर्थ चैप्टर है हमारा प्लानिंग। देखिए जीवन में बिना प्लानिंग के, प्लानिंग का मतलब क्या होता है, डिसाइडिंग समथिंग इन एडवांस, डिसाइडिंग समथिंग इन एडवांस। मान लीजिए कल मुझे घूमने के लिए जाना है, किसके साथ जाना है, ये आज ही सोच लिया, ये क्या है, दिस इज प्लानिंग ना। कल मुझे जाना है,
आज ही कपड़ा पैक कर लिया, दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज प्लानिंग। प्लानिंग क्या है? डिसाइडिंग समथिंग इन एडवांस, पहले ही विचार कर लेना किसी चीज़ को। तो इसमें बहुत तरह के प्लानिंग होते हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग होता है, शॉर्ट टर्म प्लानिंग होता है। गॉट माई पॉइंट? ऑब्जेक्टिव क्या होगा कंपनी का, गोल क्या होगा कंपनी का, पॉलिसी क्या होगा कंपनी का, प्रोसीजर क्या होगा कंपनी का, मेथड क्या होगा कंपनी का, ये सारा चीज़ हमको प्लानिंग के अंदर पढ़ना है। क्लियर है? इंपॉर्टेंस क्यों है प्लानिंग का, क्यों प्लानिंग डिपार्टमेंट बहुत ज़रूरी होता है? तो प्लानिंग डिपार्टमेंट इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि वो आपको क्या करता है, वो आपको फ्यूचर प्रूफ बनाता है। देखिए कोई भी चीज़ आप बिना प्लानिंग के करिए तो क्या होगा, तो आपके हारने का, आपके फेलियर होने का ना रिस्क बढ़ जाएगा। लेकिन कोई भी काम अगर आप प्लानिंग के साथ करेंगे तो क्या होगा, आपके सक्सेस होने का रेट बढ़ जाएगा। ये दो चीज़ याद रखिएगा ना, एक में सक्सेस होने का रेट बढ़ रहा है अगर आप प्रॉपर प्लानिंग कर रहे हैं, और अगर आपने प्रॉपर प्लानिंग नहीं किया तो फेलियर का रेट बढ़ जाएगा। इसीलिए कंपनी के अंदर कंपनी अफोर्ड तो नहीं कर पाएगा ना फेलियर, सो कंपनी क्या करता है, एक प्लानिंग डिपार्टमेंट बनाता है और प्रॉपर रूप से प्लानिंग करता है। सो 5th चैप्टर इज ऑर्गेनाइजिंग। ये ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? अब जो आपने प्लान किया है, लेट्स से कल घूमने जाना है, तो आप ठंडे जगह जा रहे हैं तो क्या करेंगे आप ठंडे जगह जा रहे हैं तो गर्म कपड़ा बैग में रखेंगे। सो यू विल ऑर्गेनाइज योर क्लोथ्स प्रॉपरली, यू विल ऑर्गेनाइज योर फोन, चार्जर, शूज, है ना, ब्रश, ये सारा चीज़ को आप क्या करेंगे, उस बैग के अंदर डालेंगे। सो दैट इज कॉल्ड व्हाट, ऑर्गेनाइजिंग। पुटिंग द राइट थिंग इन राइट प्लेस। क्या ऑर्गेनाइजिंग का मतलब? पुटिंग द राइट थिंग इन राइट प्लेस। आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि ये सब क्या क्या सर बोल रहे हैं, बहुत टफ होगा, बहुत ही इजी है। मैं इस तरीके से आपको कन्विंस करूंगा ना, इस तरीके से मैं आपको बताऊंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपको ये चीज़ें बड़े आराम से आपके जहन में उतर गए। बहुत बहुत ईजिली यू विल एबल टू अंडरस्टैंड इट। सो चैप्टर नंबर 4 and 5 कंसिस्ट ऑफ 14 मार्क्स। याद रखिएगा, चैप्टर नंबर 4 and 5 कंसिस्ट ऑफ 14 मार्क्स। ये दोनों चैप्टर सिर्फ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग से 14 नंबर आपको आएगा। लेट्स टॉक अबाउट 6th चैप्टर। 6th चैप्टर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज कॉल्ड स्टाफिंग। देखिए स्टाफ वर्ड बड़ा कॉमन है आपके लिए ना, स्टाफ आप जानते हैं, ये मेरा स्टाफ है, वो उस ऑफिस का स्टाफ है, ये हमारे स्कूल का स्टाफ है, बोलते हैं ना। सो स्टाफिंग मीन्स सेलेक्टिंग द राइट पर्सन फॉर राइट जॉब, राइट पर्सन फॉर राइट जॉब। याद रखिएगा, सिर्फ एक एक लाइन याद रखेंगे मतलब आपको आ गया, है ना। राइट पर्सन मतलब आप ऐसा कंसीडर करिए, एक फिजिक्स वाले टीचर को BST पढ़ाने दे दिया जाए, क्या होगा? आई एम नॉट सेलेक्टिंग द राइट पर्सन ना, हैव आई सेलेक्टेड? नहीं, आई एम नॉट सेलेक्टिंग द राइट पर्सन फॉर राइट जॉब। फिजिक्स टीचर को राइट जॉब क्या है? फिजिक्स टीचर को फिजिक्स पढ़ाने दिया जाए। अच्छा, एक अकाउंट्स के टीचर को इकोनॉमिक्स पढ़ाने दे दिया जाए, क्या होगा? पढ़ा तो लेगा लेकिन क्या करेगा? फंबल करेगा, लड़खड़ाएगा, दिक्कतें आएंगी, किताब देखना पड़ेगा। लेकिन अगर उसको अकाउंट्स दे दिया जाए पढ़ाने तो इट विल बी एन ईजी टास्क फॉर हिम, बड़ा आराम से वो पढ़ा लेगा, उसको कोई दिक्कत होने वाला ही नहीं है। सो स्टाफिंग मीन्स सेलेक्टिंग द राइट पर्सन फॉर राइट जॉब। मार्केटिंग का आदमी है तो उससे मार्केटिंग का काम करवाएंगे, फाइनेंस का आदमी है तो उससे फाइनेंस का काम करवाएंगे, ठीक है ना। HR का आदमी है तो उससे रिक्रूटमेंट वर्क करवाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को? सो अगर स्टाफिंग में क्या होगा? राइट पर्सन राइट जॉब। ये दिमाग में बिठा लीजिए कि सही व्यक्ति का चयन करना है सही कार्य के लिए। 7th पॉइंट इज डायरेक्टिंग। अब डायरेक्टिंग क्या होता है? व्हाट इज डायरेक्टिंग? डायरेक्टिंग मीन्स काउंसलिंग, है ना, कोचिंग, मोटिवेटिंग। देखिए आप मैथ्स बनाने के लिए बैठते हैं और आपसे कोई मैथ्स नहीं बना, फॉर एग्जाम्पल आप अकाउंट्स का कोई सवाल बनाने बैठते हैं, आपसे अकाउंट का सवाल नहीं बनता है, तो आप क्या करते हैं? फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं ना, परेशान हो जाते हैं कि नहीं बन रहा है। अच्छा, फिर अचानक से कोई आता है आपको मोटिवेट कर, अरे एक बार और ट्राई करो ना, है ना। अगर आके आपको पुश करता है, हार्ड पुश करता है, तो क्या होता है? आप मोटिवेट होते हैं। उसी प्रकार से डायरेक्टिंग का मतलब होता है मोटिवेट करना, काउंसलिंग करना, कोचिंग करना। काउंसलिंग और कोचिंग में क्या होगा? आप असिस्टेंट्स देते हैं, मतलब आप लोगों से बात करते हैं, उनको सिखाते हैं, उनको समझाते हैं। क्या समझाते हैं? उनको क्या समझाते हैं? आप उनको बताते हैं कि भैया ये काम को इस तरीके से करिए,
है ना, कोचिंग देना, आप उनको गाइड करते हैं, गाइडेंस देना प्रॉपर कि भाई ये काम को इस तरीके से करने से बेटर वे में ये काम आप कर सकेंगे। अच्छा, अगर आप ये बेटर काम इस तरीके से नहीं करेंगे तो क्या होगा? देखो, काम तो होगा बट नॉट इन अ बेटर वे, सही तरीके से नहीं हो पाएगा वो काम। इसीलिए वो चीज़ क्या बताता है कि आप उस काम को कितने सही तरीके से, किस तरीके से कर सकते हैं। सो मोटिवेटिंग क्या है, जैसे मैं आपको एक बताता हूँ, जैसे सैलरी किसी एम्प्लॉय को आपने दिया तो वो क्या हो गया, वो फाइनेंशियल मोटिवेशन हो गया उसके लिए, नहीं हो गया है ना। उसको लगा कि मैंने काम किया तो बदले में मुझे तनख्वाह मिला, तो और अच्छा काम करूंगा तो और ज़्यादा तनख्वाह मिलेगा, और अच्छा काम करूंगा और ज़्यादा तनख्वाह मिलेगा। कई बार नॉन फाइनेंशियल भी होता है, 100 लोगों के बीच में बुला के पीठ थपथपा दिया, है ना। लोग बड़ाई करते हैं ना, देखो इसको, इसके तरह बनो, ही इज़ डूइंग ग्रेट, इसने इस महीने का टारगेट अचीव कर लिया। तो जिसने अचीव किया उसका मनोबल क्या होगा, उसका मनोबल और बढ़ेगा। उसको क्या लगेगा कि हमको रिकॉग्नाइज किया जाता है कंपनी के अंदर, ये कंपनी बहुत अच्छी है, और वो कंपनी के लिए क्या करेगा, दिल लगा के काम करेगा। सो आपको रिकॉग्नाइज करना है, आप मैनेजर बनने वाले हैं, आपको क्या करना है, आपको वैसा पिक करना है जो बेस्ट काम कर रहा है। तो उनको कैसे करेंगे, आप उनको मोटिवेट करेंगे, है ना, आप उनको शेयर्स देंगे कंपनी का, आप उनको इंश्योरेंस दे देंगे, आप उनको ट्रैवल करवा के लाएंगे, कहीं से घुमा के लाएंगे। तो ये सारा चीज़ से क्या होगा, उसको मोटिवेशन मिलेगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करेगा। 8th चैप्टर, जो कि ये लास्ट चैप्टर है बुक नंबर 1 का, 8th चैप्टर में आपको पढ़ना है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग गारंटी सक्सेस। देखिए, मैं बार बार बोलता हूँ, कंट्रोलिंग क्या है, गारंटी देता है सक्सेस का। एक छोटा सा एग्जांपल से समझिए, वो क्लास 10th के पहले हम लोग क्या करते थे, डेली रूटीन लिखते थे। सुबह 6 बजे से 7 बजे तक उठना है, 7 से 8 पढ़ना है, 8 से 9 फिर पढ़ना है, 9 से 10 मैथ्स बनाना है, 10 बजे ब्रेकफास्ट करना है, 10 से 11 ब्रेकफास्ट का समय बर्बाद हो जाएगा, 11 से 12 फिर खाना खाएंगे, मीन्स पढ़ाई करेंगे, 12 से 1 खाना खाएंगे, 1 से 4 तक सोएंगे, 4 बजे उठ के खेलने जाएंगे, 7 बजे आके। अच्छा, लेकिन इसके बीच में ये फॉलो कर पाते थे क्या? सो प्लानिंग आपने कर लिया, वो रूटीन बनाना इस प्लानिंग, अगर आपने फॉलो नहीं किया तो क्या होगा, अगर आपने अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं किया तो क्या होगा, आप कभी फॉलो ही नहीं कर पाएंगे, और फॉलो नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, प्लानिंग बेकार हो जाएगा। सो प्लानिंग ऑलवेज गारंटी, कंट्रोलिंग ऑलवेज गारंटी सक्सेस। क्लियर है? आपको हमेशा सक्सेस का गारंटी कौन देगा, कंट्रोलिंग देगा। सो ये 8 चैप्टर, ये जो लास्ट के 5, 6, 7 और 8 है, दिस चैप्टर कंसिस्ट ऑफ 20 मार्क्स। सो देखिए, मैंने आपको मार्क का ब्रेकअप भी बता दिया है और ये हम लोग कवर करने वाले हैं। सो पहले चैप्टर में क्या पढ़ना है, मैनेजमेंट क्या होता है ना, मैनेजमेंट के बारे में, ऑब्जेक्टिव क्या होगा, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट कैसा होगा, वो हम लोग पढ़ेंगे। सेकंड जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है। उसमें हेनरी फ्योल ने क्या प्रिंसिपल्स दिए हैं, FW टेलर ने क्या प्रिंसिपल्स दिया है, क्या एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है। थर्ड इज बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट में आपके पास 2 तरह के एनवायरनमेंट होता है, एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है, एक इंटरनल एनवायरनमेंट होता है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आप हमेशा बाहर के परिवेश से रहते हैं, कि उसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। इंटरनल में क्या होगा, अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। नेक्स्ट बोलता है प्लानिंग। प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग समथिंग इन एडवांस। जब आप भविष्य के लिए कोई भी चीज़ को अपने अभी ही प्लान कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट, प्लानिंग। ऑर्गेनाइजिंग, पुटिंग द राइट थिंग इन राइट प्लेस। सही जगह पे जब किसी चीज़ को आप रखते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजिंग, या ऑर्डरिंग भी उसको बोलते हैं। थर्ड इज स्टाफिंग। स्टाफिंग मतलब सेलेक्टिंग द राइट पर्सन फॉर राइट जॉब। सही व्यक्ति के लिए सही कार्य का चयन करना क्या कहलाता है, स्टाफिंग। डायरेक्टिंग में क्या होगा, काउंसल करना, मोटिवेट करना, कोचिंग देना, ये सारा चीज़ किसके अंतर्गत आता है, ये सारा डायरेक्टिंग के अंतर्गत आता है। कंट्रोलिंग क्या है, कंट्रोलिंग ऑलवेज गारंटी सक्सेस। अपने आप को कंट्रोल करना, बैलेंस करना, ये क्या कहलाता है, दिस इज, ये हमेशा किसका प्रतीक है, ये सक्सेस का प्रतीक है। सो ये जो फर्स्ट बुक है ये कंसिस्ट ऑफ 8 चैप्टर, उससे 50 मार्क्स आएंगे। ब्रेकअप मैंने आपको लिख दिया है, ये आपको, आई होप कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ये आपको क्लियर हो गया होगा। लेट्स टॉक अबाउट बुक नंबर 2। बुक नंबर 2 थोड़ा सा फाइनेंस में पढ़ना। अब देखो, अभी तक तो हम लोग क्या है, मैनेजमेंट को रन कर रहे थे, अब जो आपके पास पैसा आएगा उसको कैसे मैनेज करेंगे। सो बुक नंबर 2 का जो पहला चैप्टर है, दैट इज चैप्टर नंबर 9, ये बोलता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट।
क्या बोलता है ये? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है? देखो, एक बिजनेस को चलाने के लिए दो तरीके के पैसे का जरूरत पड़ता है। एक को बोलते हैं हम लोग लॉन्ग टर्म फंड, और एक को बोलते हैं वर्किंग कैपिटल फंड, वर्किंग कैपिटल फंड। ये लॉन्ग टर्म फंड क्या होता है? लॉन्ग टर्म फंड होता है जैसे कि मशीन खरीदने के लिए पैसा चाहिए आपको, बिल्डिंग बनाने के लिए पैसा चाहिए, क्योंकि उसमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट होगा, है ना। कम इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, ह्यूज इन्वेस्टमेंट होगा, बहुत ज़्यादा पैसा आपको खर्च करना पड़ेगा लैंड खरीदने में, बिल्डिंग बनाने में, मशीन्स लगाने में, नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने में। दोज थिंग्स रिक्वायर ह्यूज मनी, तो उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म फंड। क्लियर है? वर्किंग कैपिटल फंड क्या होता है? मान लीजिए लेबर को वेज देना है, डेली वेजेस पे करना है, रॉ मटेरियल खरीदना है, किसी मशीन में वियर एंड टीयर हो गया तो उसके लिए भी पैसा आपको रखना पड़ेगा। कैश इन हैंड रखना पड़ता है हमको कुछ। अब समझिए, जो कैश इन हैंड या कैश इन बैंक आपका वर्किंग कैपिटल है, लेमन टर्म में समझिए। ठीक है? सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होगा? वो लॉन्ग टर्म फंड कहाँ से आएगा, कौन देगा, कितने इंटरेस्ट पे देगा, किसका इंटरेस्ट ज़्यादा होगा। अगर आप देखिए इंडिविजुअल से लेंगे तो क्या होगा, आपको ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, बैंक से लेंगे तो थोड़ा सा कम इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। उसी प्रकार से वर्किंग कैपिटल में क्या होगा, वर्किंग कैपिटल फंड कहाँ से आएगा, कब आएगा, कितने अमाउंट का आएगा, वो सारा चीज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हम लोगों को पढ़ना है। क्या क्राइटेरिया होगा, कौन सा लोन आपके लिए सस्ता पड़ेगा, कौन सा लोन महंगा पड़ेगा, ये सारा चीज़ हम लोग इसके अंदर एनालाइज करते हैं। और इस चैप्टर नंबर 9 से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आएगा। आता है आपका किस्मत, अगर आया तो गुड, अगर नहीं आया तो गुड, और आया तो बना के जाएंगे, हम लोग करके जाएंगे। ठीक है ना? सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको फंड्स के बारे में बताता है कि कैसे आप पैसा को मैनेज करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 10 आपको बताता है फाइनेंशियल मार्केट। चैप्टर नंबर 10 टॉक्स अबाउट फाइनेंशियल मार्केट। देखिए, क्या आपने अभी तक कभी भी शेयर मार्केट का नाम सुना है? सो फाइनेंशियल मार्केट को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं प्राइमरी मार्केट, है ना, प्राइमरी मार्केट, और एक दूसरे को बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। ठीक है? प्राइमरी मार्केट जब मेरी कंपनी का शेयर पहली बार लॉन्च हो रहा है, जैसे मान लीजिए जियो का अभी तक शेयर नहीं आया है, और जियो का जिस दिन शेयर आएगा तो वो कहाँ आएगा, वो प्राइमरी मार्केट में आएगा, है ना, जब फर्स्ट टाइम आएगा तो। और सेकेंडरी मार्केट में क्या होगा, वो डेली शेयर बिकना, खरीदना बेचना, वो किसके अंदर आएगा, सेकेंडरी मार्केट के अंदर आएगा। सो प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट के अंदर फाइनेंशियल मार्केट को हम लोग पढ़ते हैं। फिर इसमें क्या होता है, इसमें आरबीआई, सेबी, है ना, सेबी का नाम सुना होगा आपने। सेबी क्या करती है, शेयर मार्केट को रेगुलेट करती है। क्या करती है, शेयर मार्केट रेगुलेटर होती है। जैसे आरबीआई बैंक्स रेगुलेटर होता है ना, बैंक को रेगुलेट करता है, उसी प्रकार से सेबी शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है। सो इसमें हम लोग प्राइमरी मार्केट के बारे में पढ़ेंगे, सेकेंडरी मार्केट के बारे में पढ़ेंगे, और सेबी के बारे में पढ़ेंगे मोस्ट। सो ये चैप्टर नंबर 9 और 10 से आपको कितना मार्क्स आएगा, 15 मार्क्स आएगा। चैप्टर नंबर 10 से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, आपको याद रखिएगा ना, उसमें कोई भी केस स्टडीज एप्लीकेबल नहीं होगा, वहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। जैसे ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी क्या है ना, रोल ऑफ सेबी क्या है, बीएससी क्या है, एनएससी क्या है। बीएससी स्टैंड्स फॉर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी स्टैंड्स फॉर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये सारी चीज़ मैं आपको बताऊँगा, आप घबराना नहीं है एकदम। सो 10th नंबर चैप्टर में फाइनेंशियल मार्केट है। 11th नंबर चैप्टर जब आप एंटर करेंगे तो 11th नंबर चैप्टर में आपको पढ़ना है मार्केटिंग मैनेजमेंट। क्या पढ़ना है, मार्केटिंग मैनेजमेंट। देखिए, दुनिया का कोई भी कंपनी खोल लीजिए, मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड कंपनी खोल लीजिए या सर्विस बेस्ड कंपनी खोल लीजिए, दोनों ही जगह आपको मार्केटिंग करना पड़ेगा। अच्छा, आपने देखा ना, आप कहीं पे जाते हैं तो एक लीफलेट बांट देता है, वो आपके हाथ में एक पीला कलर का पेपर दे देता है जिसमें लिखा होता है कि ये स्कूल है, ये कोचिंग है, ये शॉप खुला है, ये मॉल खुला है, इसमें ये ऑफर्स हैं। दैट इज कॉल्ड व्हाट, लीफलेट्स, है ना। अच्छा, आप रोड पे निकलते हैं तो एक बड़ा बड़ा मार्केट में होर्डिंग्स दिखता है, आपको दिखता है ना, चौक पे बड़ा सा लगा हुआ, वो भी किसका पार्ट है, मार्केटिंग का पार्ट है। क्यों करते हैं, सेल्स को प्रमोट करने के लिए। अच्छा, कई बार आप दुकान में जाते हैं, वहाँ पे आप देखते होंगे बाय 1 गेट 2 फ्री, या वहाँ पे ये भी आप देखते होंगे अप टू 50% ऑफ। दीज आर व्हाट, सेल्स प्रमोशन टेक्निक।
क्लियर है? कई बार आप किसी पर्टिकुलर ब्रांड का प्रमोशन देखते होंगे, वो भी किसका पार्ट है? अगेन पार्ट ऑफ मार्केटिंग। तो हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि किस प्रोडक्ट को कहाँ पे करते। मान लीजिए आप पेन बेच रहे हैं, तो पेन आप कहाँ बेचेंगे? पेन कहाँ बेचेंगे? टेल मी। पेन कहाँ बेचेंगे? जहाँ मजदूर खड़ा होता है वहाँ बेच देंगे जाके पेन को? कभी नहीं बिकेगा साहब, है ना? पेन हमको कहाँ बेचना होगा? सर पेन हमको बेचना पड़ेगा या तो किसी इंस्टीट्यूशन के बाहर में, या तो किसी कॉलेज के बाहर में, या तो किसी, है ना, स्टूडेंट के सर्कल में, या तो किसी ट्यूशन्स के बाहर में, वहाँ मेरा पेन बिकेगा। समझ रहे ना? सो हर चीज़ का एक अपना अपना जोन बना हुआ है, आपको हमेशा मार्केटिंग उस जोन में करना पड़ेगा। सो 11 चैप्टर में हम लोग, और अच्छा ये मैं आपको बता दूं, मार्केटिंग मैनेजमेंट इज़ द, है ना, सबसे बड़ा चैप्टर है, 100 पेज का चैप्टर है। सो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। और इसके ऊपर पूरा स्पेशलाइजेशन होता है MBA के अंदर, BBA के अंदर। जब आप ग्रेजुएशन में जाएंगे तो मार्केटिंग में पूरा स्पेशलाइजेशन लिया जाता है। MBA में भी पूरा स्पेशलाइजेशन होता है, PhD के अंदर भी इवन आजकल स्पेशलाइजेशन आने लगा है। सो मार्केटिंग को आप इग्नोर नहीं कर सकते। इसी में ब्रांडिंग आता है ना, इसी में सेल्स प्रमोशन आता है, सेल्स टेक्निक हम लोग को इसके अंदर पढ़ना है। वो सारा चीज़ मैं आपको कवर करूंगा, आपको घबराना नहीं है। लेट्स टॉक अबाउट 12th नंबर चैप्टर। 12 नंबर चैप्टर पढ़ाने से पहले एक छोटा सा आपको एडवर्टीजमेंट का याद दिलाता हूँ। टीवी के ऊपर एक ऐड आता था, जागो ग्राहक जागो। हैव यू हर्ड दिस? आपने पक्का टीवी देखते टाइम देखा होगा। दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको शॉर्टकट में लिख लीजिएगा, कोपरा 1986, है ना। ये 1986 क्या है? ये एक्ट पार्लियामेंट में 1986 में पास हुआ था। क्लियर है? तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का क्या मोटिव था? कि कंज्यूमर के साथ चीट ना कर ले कोई कंपनी। ठीक है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो कि कंज्यूमर को हमेशा चीटेड फील हो, है ना। तो कुछ अधिकार दिए गए हैं कंज्यूमर्स के पास कि वो उस अधिकार के तहत मूव कर सकता है कोर्ट के अंदर। यहाँ पे आपके साथ अगर कोई बेईमानी करती है, कोई कंपनी बेईमानी करती है, तो आप 3 जगह जा सकते हैं। पहला है हमारा डिस्ट्रिक्ट फोरम। आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में जा सकते हैं। ये मैं आपको डिटेलिंग में पढ़ाऊंगा, तो ऐसे अभी आपको समझा देता हूँ। पहले आप कहाँ जा सकते हैं? पहले आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में जा सकते हैं। कब? जब कि आपका घाटा 20 लाख रुपए तक है। अगर आपको किसी प्रकार का नुकसान होता है और उसका जो आप क्लेम कर रहे हैं, जो आपको लगता है कि आपको नुकसान हुआ है कितने का, तो वो 20 लाख रुपए तक का नुकसान तक के लिए आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाएंगे। उसके बाद आता है स्टेट कमीशन। स्टेट कमीशन में कितने तक जाएंगे? तो बोलता है 20 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक का अगर आपको कोई नुकसान होता है तो आप जो है स्टेट कमीशन में मूव कर सकते हैं, आप स्टेट वाले के पास जा सकते हैं। ठीक है। थर्ड होता है नेशनल कमीशन। जब आपका क्षति मीन्स आपका लॉस 1 करोड़ रुपए से अधिक हुआ है तो आप नेशनल कमीशन मूव करेंगे। सो ये 3 केसेस है। अगर आप नेशनल कमीशन में सेटिस्फाई नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट मूव करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में सेटिस्फाई नहीं है तो आप प्रेसिडेंट के पास जाएंगे। ये हमारा जुडिशियल सिस्टम है। लेकिन आपको यही 3 मेन मैकेनिज्म है, यही 3 क्राइटेरिया जिसमें आपको शूट करना, मतलब फाइल करना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये हमको कोपरा पढ़ना है। So chapter number 11 and 12 consist of 15 marks. 9 marks specifically मार्केटिंग से आएगा, 9 नंबर पूरा का पूरा मार्केटिंग से आएगा, 6 नंबर आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से आएगा। ठीक है। सो राइट्स क्या है कंज्यूमर के, उनके पास क्या क्या रिड्रेसल मैकेनिज्म है, क्या चीज़ें हैं जो इसके अंदर आएंगी, ये सारा चीज़ हम लोग, अब देखिए ये था मेरा एक बेसिक होल सिलेबस जो आपको मैंने दे दिया। ये 12 चैप्टर पढ़ना है BST के अंदर। ये 12 चैप्टर से 80 मार्क्स आएगा। मार्क्स क्वेश्चन कैसे आते हैं? या तो डायरेक्ट आएगा या केस स्टडी के फॉर्म में आएगा। डायरेक्ट आएगा तो आसानी से सॉल्व कर देंगे, और केस स्टडी के फॉर्म में आएगा तो थोड़ा सा आपको थॉरोली पढ़ के उसका आंसर करना है। तो जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम लोग शुरू करेंगे अपना पहला चैप्टर, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। हम लोग सिलेबस को सीक्वेंशियली पढ़ेंगे। क्लियर है? हर दिन कोशिश करेंगे 2-2, 3-3, 3-3, 4-4 टॉपिक को कवर करने का, ताकि हमारा सिलेबस आराम से ख़त्म हो सके।
क्लियर है? यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको कोई दिक्कत होना चाहिए, मेरी बातें आपको समझ में आ गई हों। अभी तक मैंने जितनी बात बताई वो बस अंदर की थोड़ी मोड़ी बातें मैंने आपको बताई हैं। जब हम डिटेलिंग में जाएंगे, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट हो या कोई भी चैप्टर हो, उसके डिटेलिंग में जाएंगे तो और इलेबोरेटिव तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ इसके अंदर। फाइन, आई होप कि आपको सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। आप घर पर रहिए, रिलैक्स रहिए, हम आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, बाय बाय।